हाँ, ये आपका ये वाला कोने वाला कैमरा है, मैम का सामने वाला है। स्टार्ट हो रहा है ना? यहाँ टीवी की आवाज़ नहीं आ रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कई सारे विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी और मिलवाते हैं मेहमान से भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज किन महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं। जो पहला विषय है वो बहुत ही खास है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं निरंतर जो तापमान है वो पृथ्वी का बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे मौसम में बदलाव के बारे में, आपको मिलवाएंगे मौसम वैज्ञानिक से भी। साथ ही में एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे और वो है महिलाओं में सही खान पान पर भी बात होगी, मिलवाएंगे आपको डॉक्टर से भी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि पहले सब दिन की शुरुआत हम सबसे पहले तिथि को देखकर करते हैं, तो हम देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2081 वैशाख माह शुक्ल पक्ष 16 मई 2024 तिथि है और दिन है गुरुवार। तो दर्शकों, ये तो बात हुई तिथि की। आप साथ ही में मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारे आज के विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर्स भी नोट कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर्स नीचे फ्लैश में आपको शो किए जा रहे हैं। जो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 0755266049, आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे आप भी हमारे आज के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से तिथि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से इतिहास भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतिहास से भी हमारी यादें जुड़ी रहती हैं। हर दिन कुछ न कुछ खास घटित होता है। देखते हैं 16 मई को क्या कुछ खास घटित हुआ है इतिहास में। सन 1960 में आज ही के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच इंटरनेशनल टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी। वहीं 1996 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के जो 10वें प्रधानमंत्री बने थे उसकी के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। साथ ही में 2013 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को इंसानी भ्रूण के क्लोन से पहली बार स्टेम सेल निकालने में सफलता प्राप्त हुई थी। दर्शकों, आपको ये भी बता दें, आज 16 मई को विश्व परिवार दिवस भी मनाया जाता है और ये दिवस भी खास है। हर वर्ष 15 मई को परिवारों के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और परिवारों से संबंधित मुद्दों की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, परिवारों को प्रभावित करने के लिए, सामाजिक आर्थिक जनसंख्यिकी प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये तो बात हुई इतिहास से जुड़ी हुई, दिवस से जुड़ी हुई। और जो कि आज का विषय है, आज का विषय मौसम में बदलाव। जैसा कि हम निरंतर देख रहे हैं, पृथ्वी जहाँ पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर लगातार तापमान बढ़ रहा है और इस तापमान के बढ़ने से कई सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो होती हैं। और ये इसका मुख्य कारण जो है, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, भारत की बात करें, हम पूरे विश्व की बात करें, विश्व में संकट इसलिए बढ़ा है क्योंकि जब से हम कोयले ईंधन का यूज़ बढ़ा लिया है, तब से धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो आज मौसम में बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डॉक्टर दिव्या सुरेंद्र जी, जो कि वैज्ञानिक है मौसम विभाग भोपाल से, हमको पूरी जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिव्या जी आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। जैसा कि आप सुन रहे हैं, मौसम बदलाव की हम बात कर रहे हैं। निरंतर मौसम बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, सदियों की प्रक्रिया है ये मौसम में बदलाव। उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। मौसम की बदलाव मतलब हम ऐसे देखा गया तो बहुत सालों से ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन रीसेंट पीरियड में, हाल ही में इसका बहुत ज़्यादा, इसका इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया। तो मेन उसका रीज़न आपने ऑलरेडी बोला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फोसिल फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसका बर्निंग की वजह से जो एमिशन होता है वो मोस्टली ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं उनको। तो वो गैसेस एक्चुअली क्या करते हैं, धरती में जितना भी टेम्परेचर है वो और मतलब बाहर नहीं जाते हैं, वो टेम्परेचर को ट्रैप करके धरती में ही रहते हैं, रखते हैं। तो इसकी वजह से हर दिन जैसे ये एमिशन इंक्रीज होते हैं, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ते रहते हैं। तो
मेन रीज़न वही बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएटेड है। तो टेम्परेचर का बढ़ोतरी के साथ साथ वो हर दिन चेंज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। मौसम क्यों ज़रूरी है? जब क्लाइमेट की बात करते हैं, एक आम व्यक्ति जो है वो सोचता है क्लाइमेट की बात हो रही है, उसके लिए बड़ा भारी शब्द होता है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो आम व्यक्ति के लिए मौसम क्यों ज़रूरी है? क्लाइमेट से क्या तात्पर्य है? पहले मैं एक चीज़ क्लियर करती हूँ। मौसम और जलवायु में असर है। मौसम हम बोलते हैं हर दिन का, आज का अंतरिक्ष मतलब वायुमंडल का स्थिति क्या है, उसको हम मौसम बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। और क्लाइमेट और जलवायु ऐसे है, एक लॉन्ग टर्म का एवरेज है। हम एक साइंटिफिकली देखा गया तो हम एक 30 साल का, 30 और ऊपर उससे ज़्यादा ईयर्स का सम और एवरेज बोलते हैं। मतलब अभी हम बोलते हैं भोपाल का क्लाइमेट, मतलब हमारे सामने एक पिक्चर आ जाता है भोपाल कैसे है, भोपाल के साइड में लेक्स है, तो वो एक एवरेज पिक्चर को हम क्लाइमेट बोलते हैं। बट हम हर दिन जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम मौसम बोलते हैं। तो मौसम क्यों ज़रूरी है, क्यों जानकारी ज़रूरी है? आजकल आप देख सकते हैं हमारे सारे एक्टिविटीज़ मौसम से जोड़ के ही है। तो कहीं ट्रैवल प्लान करना, इवन शादी फिक्स करना आजकल उतना ज़रूरी हो गया, क्योंकि डे टू डे वेदर और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो उसकी वजह से मतलब हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो उसका जानकारी बहुत ज़रूरी है, हमें प्रिकॉशंस लेने के लिए, तैयार रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से दिव्या जी आप बता रही हैं। तो दर्शकों, आज हम बहुत सरल भाषा में समझने जा रहे हैं ये मौसम में बदलाव, जलवायु परिवर्तन। और जैसा कि दिव्या जी ने बताया कि मौसम अलग है, जलवायु परिवर्तन अलग है। मौसम की जब हम बात करते हैं तो एक पिक्चर हमारे मन में आ जाती है कि ऐसा मौसम भोपाल का है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जो होता है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वर्षों की प्रक्रिया के बाद जलवायु परिवर्तन होता है। मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। अब ये जलवायु परिवर्तन जो है मैम, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को और डिटेल में बताएं, क्योंकि क्यों हो रहा है और हमारी जिम्मेदारियां क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जलवायु परिवर्तन का मेन रीज़न मैंने ऑलरेडी बोला, मतलब हम जो भी एमिशंस, छोटे एमिशन से बड़े एमिशन, जो भी व्हीकुलर एमिशन से इंडस्ट्रियल एक्सिट से जो भी आते हैं वो एमिशन बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है। तो इनका एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर वगैरह हम क्यों इतना मतलब सोच रहे, क्योंकि उनका लाइफ टाइम, एक बार वो एटमॉस्फेयर में आ गया उसका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। तो वो एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। और ये ऑलरेडी मैंने बोला, ये गैसेस क्या करते हैं, जो भी हमारी धरती कैसे गर्म होते हैं, सूरज से जो भी रेडिएशन आते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं धरती और वहाँ से री रेडिएट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं सरफेस लेवल में। हम हिल स्टेशन में गए तो टेम्परेचर कम लगते हैं क्योंकि हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो भी ये गैसेस प्रेजेंट है, स्पेशली वाटर वेपर और CO2 जो भी हो, वो ये जो बाहर जाते हैं वो टेम्परेचर को, वो रेडिएशन को ट्रैप करते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप होते हैं। तो हमने ग्लास हाउसेस यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। जैसे ये ग्रीन हाउस कैसे करते हैं, वैसे वो टेम्परेचर हमारे मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ही वो रहेगा। और इससे क्या होगा, मतलब स्पेशली हम देखा गया तो वाटर वेपर में बहुत एनर्जी रहते हैं। तो इतना एनर्जी मतलब साइंटिफिकली हम देखा गया तो उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो वो हर वाटर वेपर के अंदर वो हिडन है, लेकिन कभी भी एक वेदर चेंज होता है उसी टाइम वो एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एकदम रिलीज होते हैं। इसलिए अभी हम देखा गया तो जलवायु में ऐसे देखा तो क्या होता है, एक दिन का बारिश मतलब एक हफ्ते का बारिश और एक महीने का बारिश एक दिन में होता है, क्योंकि उतना एनर्जी एटमॉस्फेयर स्टोर कर रहे हैं, उसको किसी भी प्रकार से बाहर देना है। तो बिल्कुल, तो ये इसी प्रकार में देखा गया तो इसका इम्पैक्ट अलग अलग जगहों में हमें दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से प्रभाव कर रहा है और टेम्परेचर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। हाँ। और जो ग्लेशियर का पानी है वो धीरे धीरे समुद्री स्तर को बढ़ा रहा है। इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है?
इससे मैंने ऑलरेडी बोला, टेम्परेचर जैसे बढ़ते हैं, टेम्परेचर हमारी वायुमंडल का नहीं, समुंदर का भी टेम्परेचर बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अभी हम देखा गया तो लैंड और ओशन का ये जो हीट कैपेसिटी, ताप मतलब हीट स्टोरेज करने का कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इटसेल्फ वो सी लेवल का राइज बढ़ेगा, उसके साथ साथ और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो भी ग्लेशियर्स है वो पिघल जाते हैं। तो ऑलरेडी ग्लोबली देखा गया तो मेनी कोस्टल स्टेशंस आर इन ए थ्रेट, मतलब कुछ सालों में वो समुद्र के नीचे जाएगा। तो ये हर दिन का मतलब हमें लगेगा मतलब छोटे मिलीमीटर में बढ़ोतरी रह रहे, लेकिन ये कुछ सालों के बाद देखा गया तो ये बहुत बड़ा थ्रेट आ जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो उसका कम होना ओवरऑल ये जलवायु में बहुत परिवर्तन के चांसेस है। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि हमारे लिए एक भीषण संकट हो सकता है। ये एक वार्निंग है हम सभी के लिए जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मध्य भारत की बात करें, हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या चुनौतियां हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि रोज़ टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंडक हो जाती है। अब कोई भी मौसम पर्टिकुलर नहीं रहा। तो आप मध्य प्रदेश के लिए क्या कहना चाहें? मध्य प्रदेश एक्चुअली देखा गया तो सेंट्रल इंडिया के पार्ट है। सो सेंट्रल इंडिया मतलब एक बड़ा एरिया है, और स्पेशली मानसून के टाइम में देखा गया तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर सिस्टम जो भी बंगाल की खाड़ी से शुरू होके सेंट्रल इंडिया से जाते हैं, तो और ये रीजन बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। तो मानसून में जो भी ये जलवायु परिवर्तन की असर मानसून का एक्टिविटीज़ में भी हम दर्ज कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है एक महीने बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और पिछले साल भी देखा गया तो जुलाई में बारिश बहुत कम था, लेकिन सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश था। तो वो सब रेनफॉल की पैटर्न में जो भी चेंजेस आते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल लोगों को, किसान भाइयों को। तो ये स्थिति मतलब ये सब है ना जलवायु परिवर्तन का एक आर्टिफैक्ट है, और एक मतलब हम उसी रूप में इसको दर्ज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ पर, और किसानों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मौसम का। क्या कुछ अनुसंधान, कुछ रिसर्चेस किए जा रहे हैं जिससे किसानों को सहायता मिल सके, क्योंकि निरंतर मौसम में बदलाव होता है और मौसम के अनुसार किसान किसानी नहीं कर पाता है? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्चेस क्या हो रहे हैं और किसानों के लिए क्या कुछ खास? रिसर्चेस काफ़ी चल रहे हैं अभी। हम मतलब पहले हमारे पास एक क्रॉप कैलेंडर रहते थे, ये महीने के इतने दिन में ऐसे मतलब खेती करना है, ये मतलब इतना अलग अलग हम सेलेक्ट करते हैं खेती, गेहूं का करना है क्या, पैडी का करना है क्या। बट अभी इतना चेंजेस आ गया ना, वो क्रॉप कैलेंडर पूरा हमें रिवाइज करने का कंडीशंस आ रही है। तो उसके ऊपर भी अभी मतलब रिसर्च चालू है, कैसे इसको ये जो एक्सिस्टिंग कंडीशन से हमें कैसे उसको अडेप्ट कर सकते हैं, नया नया क्रॉप मेथड्स क्या क्या लेके आ सकते हैं, और कितना मतलब अडेप्टेशन हमसे होगा ये जो चेंजिंग क्लाइमेट से, और टेम्परेचर बढ़ रहे और रेनफॉल की पैटर्न में डिफरेंसेस है। तो वही सब स्थिति लेके, आज का स्थिति लेके उसको उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। इंडिया में बहुत जगह पे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से मैम आपने बताया, रिसर्च काफ़ी सारी चल रही है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आज की लाइफस्टाइल मनुष्य की, उसके कारण ही क्या मौसम में बदलाव आ रहा है? क्योंकि प्रदूषण जो हो रहा है उसका मुख्य कारण मनुष्य है। हाँ। तो उसके कारणों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या मुख्य कारण है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे मौसम में बदलाव हो रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब उसके लिए रीज़न है, क्योंकि हम भी मतलब अपने सेल्फिश मोटो के लिए कभी कभी अपने मतलब इवन एक लोग जा रहे तो भी कार लेके जाते हैं, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग रहते हैं, और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन करते हैं। ये सब हमारे मतलब सोचते हैं हम एक से क्या होगा, लेकिन एक मतलब इतना एक मिलके बहुत ज़्यादा लोगों से इतना, अभी एक सिटी में देखा गया तो भी हमें देख सकते हैं हर एक कार में एक व्यक्ति बैठ रहे होंगे। एक कारपूलिंग कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उतना तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग हमारी तरफ से बंद कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति जिम्मेदार है जो भी चेंजेस होते हैं। तो बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं जो भी गरीब लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है अडाप्ट करना जल्दी। तो हर किसी का छोटे छोटे एक्टिविटी का एक समेशन होता है, उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं।
बिल्कुल। दिव्या मैम, एक जो आदत होती है मनुष्य की कि फ्री में अगर बिजली मिले तो उसको भरपूर उपयोग करो। हाँ। तो इस आदत के लिए आपके माध्यम से हम दर्शकों को अपील करना चाहेंगे, आप भी थोड़ा जागरूक करें कि जो बिजली को संरक्षित रखना और जल को संरक्षण कितना ज़रूरी है। उससे पहले हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं प्रदीप साहू जी, उनसे हम प्रश्न लेना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। स्टूडियो तक आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। दिव्या मैम, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आदतों की बात कर रहे थे कि मनुष्य की जो हैबिट होती है, आदत होती है कि अगर बिजली है तो उसका भरपूर उपयोग करना है अपनी सुविधा अनुसार। तो उसके बारे में दर्शकों से थोड़ा अपील करें। हाँ, अभी बिजली हो पानी हो, हम एक क्या बोलते हैं लैविश मोड ऑफ एक्सपेंडिचर करते हैं। तो कभी भी मतलब एक लोग बैठ रहे तो भी फुल टाइम एसी में एसी डाल के बैठते हैं। ये नहीं सोचते हैं इतना यूनिट बिजली उत्पादन करने के लिए कितना हमें रिसोर्सेज चाहिए, कितना जो भी वो एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फोसिल मतलब बर्निंग इलेक्ट्रिसिटी जो भी हो उसके लिए उतना एनर्जी सोर्सेस हमें मतलब उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी एक यूज़ कर रहे हो, ऐसे 1000 लोग यूज़ कर रहे हो तो उतना ज़्यादा एनर्जी हमारा वेस्ट हो रही है। तो हर टाइम सोचना चाहिए। अभी मैंने अलग अलग लोगों को भी देखा, मतलब हाँ मेड आके बर्तन धोएगा तो दूसरा प्लेट लेते हैं। तो कभी कभी हमें वो भी कम कर सकते हैं, ऐसे नहीं हर टाइम इतना हर चीज़ के लिए छोटे 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 बर्तन। आपको एक प्लेट में भी खा सकते हैं, उसमें से वाटर यूज़ कम होता है। तो ये सब छोटा छोटा सोच है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत उसका इम्पैक्ट बहुत हमारे इसमें मिलेगा। तो ऐसे नहीं हम पैसा दे के जो भी ले रहे हैं, बट ऐसे एक समाना भी आ सकते हैं आप पैसा देने के बाद भी बिजली और पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि हम अपनी आदतों में बदलाव लाकर छोटे छोटे प्रयास करके अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिससे मौसम में बदलाव नहीं हो, हमारी पृथ्वी संरक्षित रह सके। मैम, जैसा कि हमें पता है कि भारत जो कि एक हरियाली से भरपूर रहता है, मध्य भारत की बात करें जहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट हुआ करता था, बहुत अच्छा पर्यावरण हुआ करता था, अब धीरे धीरे यहाँ भी वन नष्ट हो रहे हैं। तो पेड़ों को संरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है, और जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ देखा जाता है कि मौसम अपने आप संतुलित रहता है। तो उस साइकिल को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप समझाएं। और उससे पहले प्रदीप साहू जी हमारे जो कॉलर हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदीप जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी नमस्कार सर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो मैडम, आवाज सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल प्रदीप जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये मैडम से ये पूछना चाहता हूँ, एक टर्म है क्लाइमेट चेंज, दूसरा फिर और देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन और स्पेसिफिकली मौसम बदलाव की आप बात कर रही हैं, तो एक एल निनो इफेक्ट होता है, वो बतलाइए मैडम। वो एक अच्छी अप्रोच होगी और एक नई जानकारी होगी, थोड़ा उसके बारे में क्लियर करिए यदि आपको जानकारी हो तो। बिल्कुल सर, काफी अच्छा प्रश्न है, मैम बताएंगे उसके बारे में बहुत अच्छे से। एल नीनो मतलब एक क्लाइमेट ड्राइवर है, हम बोलते हैं मतलब ए लार्ज स्केल में, ऐसे ग्लोबली हम देखा गया तो क्या क्या सर्कुलेशन है तो उसके ऊपर ही आते हैं एल नीनो। ये एक्चुअली वैसे देखा गया तो इंडिया से बहुत दूर पैसिफिक ओशन में, शांत महासमुद्र में जो होते हैं वो एक सर्कुलेशन है। वहाँ की सरफेस टेम्परेचर मतलब समुद्र के ऊपर का तापमान की मतलब गतिविधियों के हिसाब से वहाँ का सर्कुलेशन चेंज रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, वो नॉर्मली रहते हैं 6 से 5 साल में एक बार रिपीट होता है। तो एल नीना उसका काउंटर पार्ट है ला नीना करके। तो एल नीनो में क्या होते हैं, सेंट्रल पैसिफिक ओशन के रीजन में वार्मिंग होता है, उधर के मतलब सरफेस टेम्परेचर वार्म होता है और उसके हिसाब से सर्कुलेशन पैटर्न में जो क्या बोलते हैं विंड्स का पैटर्न में चेंजेस आते हैं। तो वो इसका क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा गया तो एल नीनो हमारे लिए स्पेशली मानसून रीजन के मानसून सीजन के लिए थोड़ा सा नुकसान प्रभाव करते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली देखा गया तो उसी टाइम एल नीनो ईयर्स में भारत में वर्षा का अमाउंट कम रहते हैं। उसका काउंटर पार्ट है ला नीना। ला नीना मतलब उसी टाइम कूलिंग रहते हैं, कूलिंग की वजह से और वो हमारे मानसून के साथ उसका अच्छा रिलेशन है। ला नीना ईयर्स में हमें बारिश मिलते हैं, बट ऐसे नहीं है 1 to 1 हमेशा सही रहते हैं, ऐसा एल नीनो है तो बारिश कम होगा वगैरह। बट ये सब ग्लोबल मतलब हम एक पूरा विश्व की देखा गया तो ग्लोबल ड्राइवर्स इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ भी
मतलब अभी जलवायु परिवर्तन की वजह से जो एक्सिस्टिंग पैटर्न था उसमें भी हम शिफ्ट आजकल दिख रहे हैं। जहाँ वार्म होते थी वहाँ पे अभी वार्मिंग कम हो रही है, जहाँ पे कूल हो रही है वहाँ पे अभी वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। तो एल नीनो एक क्लाइमेट ड्राइवर बोलते हैं उनको, और लार्ज स्केल में देखा जाता है, स्पेशली पैसिफिक ओशियन के ऊपर ही इसका एक्शंस होते हैं, और लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्लोबली रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया आपने एल नीनो के बारे में, और बताया आपने ग्लोबल ड्राइवर्स होते हैं। हाँ, क्लाइमेट ड्राइवर्स होते हैं। तो अच्छी जानकारी है दर्शकों, ये नई जानकारी आपको प्रदान की दिव्या मैम ने। दिव्या मैम, हम जो बात कर रहे थे कि वनों को संरक्षित रखना कितना ज़रूरी है, पेड़ निरंतर कटते जा रहे हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन जब शहर बनता जा रहा है तो धीरे धीरे वन खत्म होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ा है मौसम का। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जागरूक। अभी वन का और फॉरेस्ट का क्या ये इम्पोर्टेंस है, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है ये प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो जितना हम प्लांट्स कट करते हैं, ट्रीज कट करते हैं, उतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में फिर से बढ़ जाते हैं। तो वो अगेन इट इज़ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ एडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे अभी इधर का तापमान, जो भी धरती का अलग अलग जगहों में तापमान बढ़ते हैं, और फाइनली इट इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। और दूसरे एस्पेक्ट में देखा गया तो ये सोइल इरोशन, जो भी रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे वन और ज़्यादातर हरियाली रहते हैं वहाँ पे सॉइल इरोड नहीं होता है। जो भी जितना भी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी मतलब मिट्टी में उतना प्रॉब्लम नहीं रहते। जितना भी हम उसको क्या बोलते हैं डिफोरेस्टेशन करते हैं, वो रीजन का मिट्टी बहुत हल्का हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। उस एक छोटा सा बारिश में भी वो बहुत मतलब वहाँ से उसका स्थिति लैंड कवर का भी स्थिति बहुत चेंज होते हैं। तो प्लांट्स मतलब ये करना क्या बोलते अपने फ़ायदे के लिए डिफोरेस्टेशन करते हैं, बट एक काट रहे तो दूसरा एक रखने के लिए भी हम जिम्मेदार हैं, नहीं तो आने वाले जनरेशन के लिए इधर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल दिव्या मैम, जैसा कि हमें पता है कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा एरिया में वन आज भी है। हाँ। तो जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका संकट कितना है मध्य प्रदेश में? अभी क्लाइमेट चेंज का देखा गया तो ऐसे ग्लोबली हम देख रहे तो अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ऐसे नहीं बोल सकते एक भी जगह एकदम कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसे करके। बट मध्य प्रदेश की इसमें ये फॉरेस्ट का अमाउंट अच्छा है, वो बहुत मतलब एटलीस्ट यहाँ की रेनफॉल पैटर्न सब कीप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर भी इसका ये ग्लोबली जो इतना टेम्परेचर बढ़ रहे हम अभी रिसेंट कुछ सालों में देखा गया तो भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी हम देख रहे हैं। जैसे हमें ऑलरेडी मैंने बोला लास्ट ईयर में भी जुलाई एकदम बिल्कुल बहुत कम बारिश हो गया, और सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, बाढ़ आ गया। तो इसका नॉट ओनली हमारे मतलब जस्ट एक रीजन के हिसाब से नहीं है, ग्लोबल फैक्टर्स भी और आसपास के फैक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। तो उसके हिसाब से चेंजेस मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है, विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी विस्तार से बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि एसी, रेफ्रिजरेटर्स और कई सारे इक्विपमेंट्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट होते हैं, और जिसकी वजह से पर्यावरण में काफ़ी बड़ा बदलाव देखा जाता है। तो उसका कुछ उपाय या उसके ऊपर कुछ रिसर्च कि इन इक्विपमेंट से निकलने वाली गैसेस से निजात पा सके या उनको न्यूट्रल कर सके? हाँ, एक्चुअली कुछ रिसर्च चल रहे हैं, बट कितने इंटेंसिटी में है मुझे भी उतना जानकारी नहीं है। तो जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और हम ये बोलते हैं डेवलपमेंट को हमें रोक नहीं सकते हैं। तो डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। हमारा मतलब ये जो धरती की स्थितियों को ये नुकसान करने वाला डेवलपमेंट से हट के हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी अनुसंधान की ज़रूरत है। हमें ऐसे रिसोर्सेज फाइंड आउट करना पड़ेगा किससे बहुत कम एमिशन रहेगा, किससे बहुत नुकसान रहेगा। तो मतलब वो आने वाली पीढ़ी को भी अभी भी रिसर्च कर रहे, उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। उसमें काफ़ी आपका नॉलेज इन्वेस्ट कर लीजिए। ऐसे मतलब मेथड्स आप लेके आइए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लेके आने के लिए। ऑलरेडी है, हम बहुत जगह पे विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं,
और इंडिया ऐसे देखा गया तो सोलर एनर्जी बहुत है, हमें नियरली 3-4 महीने का समर सीजन मिल रही है। सो सोलर एनर्जी को हार्नेस करके सोलर सेल से उसी प्रकार में बिजली ये कर रही है। तो वैसे जो भी सस्टेनेबल हमारे पास जो भी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करके ये फॉसिल फ्यूल का एमिशंस कम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, काफ़ी अच्छे से बताया मैम। अब हम सभी को किस प्रकार से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से कई सारे संकट आने वाले हैं, तो कुछ मेजर संकट जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए और जिससे हम भी प्रयासरत रहें कि वो संकट से हम बचे रहें। हाँ, मेन चीज़ हमारी तरफ से जितना भी हमें इसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो ले सकते हैं। और मैं ऑलरेडी बोला अभी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रही है, जैसे नंबर ऑफ़ साइक्लोन्स और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन और जो भी हेवी रेनफॉल। ऑलरेडी मैंने बोला मतलब 1 साल का बारिश वगैरह और 1 महीने का बारिश 1 दिन में बरस रहे, तो वो कंडीशंस हम अभी मैं IMD में काम कर रही हूँ, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, हमने वो हर दिन मॉनिटर करते हैं, उसके हिसाब से हम वार्निंग और फोरकास्ट देते हैं। तो उसको बहुत लाइटली नहीं लेना, क्योंकि वो वार्निंग है तो उसमें कुछ खास है, तो उसमें मतलब अभी दिया बहुत टाइम में देखा मतलब विंड वार्निंग है और साइक्लोन वार्निंग है, फिर भी लोग आराम से घूमते हैं। तो वो सब चीज़ हमें मतलब एटलीस्ट जो बोल रहे उसमें कुछ खास है उसको सीरियसली लेना चाहिए। वो नहीं हुआ तो अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं, बट हुआ तो उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। और दूसरी तरीके में देखा गया तो ओशन में भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ये हो रही है, तो बहुत ओशन एसिडिफाई हो रही है, तो उसकी वजह से मछलियाँ और जो भी ओशन में जो भी रहते हैं सारे एनिमल्स और प्लांट सबको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी तरफ से वो सब हमारे फूड में भी आते हैं, तो ये सब हम कुछ भी चीज़ लेते वक्त ये सब हमारी सोच में आना चाहिए। एक छोटा सा हमारी वजह से एक छोटा सी पोल्यूशन हो रही है तो उसका इम्पैक्ट ऐसे नहीं अभी होगा, लेकिन शायद वो कुछ सालों के बाद होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के ऊपर होगा। तो वो हम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अभी का एक छोटा सा एक्शन से बहुत क्या बोलते हैं बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा चेंज आने का चांसेस है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि हमें आगे अपने भविष्य का सोचना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है और हमारे छोटे छोटे प्रयासों से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं और मौसम में जो निरंतर बदलाव हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको भी बचा सकते हैं। मैम, जो आपका मौसम का अनुमान रहता है इस पर बहुत कुछ आधारित रहता है। कई किसान उस न्यूज़ के लिए बैठे रहते हैं और उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग करते हैं। कई लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं उस पर डिपेंडेंट है, कितना सटीक होता है वो। और ऑनलाइन भी अब मौसम की जानकारी हम सभी को प्राप्त हो जाती है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी किस में है और कितना सटीक होता है? अभी हम हमारे डिपार्टमेंट के देखा गया तो हम अलग अलग इसमें पीरियड में फोरकास्ट देते हैं। एक है दीर्घावधि पूर्वानुमान, जैसे अभी एक सीज़न शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले हम एक ओवरऑल पिक्चर देते हैं, मतलब आने वाले मौसम मानसून में कितना मतलब ओवरऑल बारिश बढ़े ज़्यादा है क्या, बो नॉर्मल होगा क्या, बिलो नॉर्मल होगा क्या। तो वो एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग के लिए अच्छा है। अभी एक डिफिसिट मानसून आने वाला है तो उसके हिसाब से किसानों के लिए सजा देना पड़ेगा और ये मतलब पल्सेस स्टोर करना पड़ेगा। वो उसका उपयोग मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, टाउन प्लानिंग। अभी बहुत ज़्यादा बारिश, ये आने वाले मानसून बहुत ज़्यादा बारिश है तो एक्चुअली सिटी डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए सीवेजेस वगैरह क्लीन है क्या, ड्रेनेज क्लीन है क्या, क्योंकि वो हम ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीने पहले से देते। उसके साथ साथ हम हर वीकेंड में, जैसे हर 2 हफ्ते में एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट बोलते हैं, तो आज से नेक्स्ट 2 हफ्ते में क्या चेंजेस होगा, तो जो अपने सीजनल में लिया उसमें से ये ऐड करना है, उसमें से क्या चेंजेस आ रहे, आने वाले 2 हफ्ते कैसे होगा, उसमें से आएगा तो मीडियम रेंज आते हैं, हम 10 दिन तक का फोरकास्ट देते हैं। तो जैसे 10 दिन के बाद 3 दिन का शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, तो जैसे वो पास आते हैं उसका एक्यूरेसी बढ़ते रहते हैं, बट हम देते हैं ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से अभी नाउकास्ट के लिए आने वाले 3 घंटे में क्या होगा। तो एक्यूरेसी का लेवल एक्चुअली ऐसे फ्रॉम स्केल टू स्केल वेरी रहते हैं, बट ओवरऑल हमारा फोरकास्ट शॉर्ट टर्म और नाउकास्ट वगैरह 80 to 90% के ऊपर आजकल स्किल मिल रहे हैं हमें। बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर दिव्या आपने बताया कि कितने महत्वपूर्ण है हमें मौसम की जानकारी होना और हमारे क्या फ़र्ज़ हैं जो हमें निभाना बहुत ज़रूरी है जलवायु परिवर्तन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिव्या जी, थैंक यू पूरी जानकारी के लिए।
दर्शकों, फिटनेस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आइए लेकर चलते हैं आपको शैली के पास, जो कि हमें मिलवाएंगे जुम्बा एक्सपर्ट से और बताएंगे कि जुम्बा भी बहुत कारगर है हमारी फिटनेस के लिए। तो आज हम मौजूद हैं टीटी नगर स्टेडियम के एरोबिक्स हॉल में, जहां हम करने वाले हैं जुम्बा। जुम्बा इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टे फिट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जुम्बा ट्रेनर कपिल ठाकुर, जो हमें बताएंगे जुम्बा के बेनिफिट्स। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जुम्बा तो रोज़ करना, जैसे अपन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, वैसे हमारे लिए क्या है, जुम्बा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फिटनेस रहेगी तो बाकी सब काम कर पाएंगे अपन। और यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आएँ और बिल्कुल अपने आप को फिट रखें। और बाकी ये है कि सभी चीज़ें हम कंसल्ट करते हैं, डाइट भी बताते हैं टाइम पर, और सब चीज़ें हम लोग। और यहाँ 45 मिनट्स का बैच रहता है इवनिंग में, तो जो भी कोई एज लिमिट कुछ नहीं है, जिसको भी ज्वाइन करना है वो आ सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जुम्बा क्यों बेस्ट है? क्योंकि लोग जिम करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो जुम्बा ही क्यों करें? देखिए, जुम्बा इसलिए क्योंकि हम जिम से हमारी फिज़िक्स बनती है, मतलब बल्ले शल्ले बाइसेप ये सब, और अपनी जुम्बा से फिटनेस बनती है। तो फिटनेस जो होती है ना, वो मतलब लॉन्ग लास्टिक चलती है। और जिम वाली बॉडी है वो भी अच्छी है, लेकिन अगर किसी को बॉडी बनाना है तो वो जिम जाए। और अगर फिट रहना है, फिजिकल एनर्जी लेवल हाई करना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है, तो आप जुम्बा कर सकते हैं। ये कौन सा एज ग्रुप कर सकता है? मतलब बच्चों से लेके बड़े तक कोई के लिए है ये, सभी के लिए टोटल। और अगर कोई ऑलरेडी स्लिम फिट है लेकिन उसको जुम्बा पसंद आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना जुम्बा मतलब किस लिए, वेट लॉस के लिए करते हैं, तो अगर कोई स्लिम फिट करेगा तो उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर? नहीं, स्लिम फिट करेगा तो वो थोड़ा मतलब इंटरनल स्ट्रांग होगा उसकी बॉडी में। जैसे हम देखते हैं ना, एब्स बना रहे हैं, तो वैसी बॉडी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसके लिए वो बेनिफिट होगा। जब उसमें फैट ही नहीं है तो फैट कम कैसे होगा? उसकी दूसरी चीज़ों पे काम करेगा ये, है ना। वेट लॉस के साथ साथ और क्या बेनिफिट्स हैं जुम्बा के? जुम्बा देखिए, एक मेंटली स्ट्रेस, सब लोग अपनी डेली रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, घर के काम हैं, जैसे वुमेंस लोग हैं, मैम लोग हैं, सब लोग काम भी करते हैं, अपनी फैमिली भी संभालते हैं, फिर एक मेंटली स्ट्रेस रहता है, तो वो फ्री हो जाते हैं यहाँ पर 1 घंटा आके। All over the world. Pop a job on your case, man, with original styling. To all the girls out there, move that sexy body, make them scream and shout. Woo! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. तो हम बाकियों से भी जान लेते हैं जो जुम्बा कर रहे हैं कि उनको कितना असर हो रहा है जुम्बा का, कैसा लग रहा है। तो जुम्बा करते हुए आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जुम्बा। आप कब से कर रहे हैं? मुझे 1 ईयर हो गया है। तो क्या चेंजेस आए? मैंने 12 kg वेट लूज़ किया है यहाँ आके जुम्बा करके और डाइट प्लान करके। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रीति पांडे। आप कब से कर रहे हैं?
मुझे 1 साल हो गया है। आपने अपने बच्चों को भी फिटनेस के बारे में बताया जुम्बा? बिल्कुल, इवन मैं अपने हस्बैंड को रोज़ सुबह करवाती हूँ। जुम्बा से फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली हम फिट रहते हैं और सबसे पहले एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और एनर्जेटिक होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप कब से कर रहे हैं? मैं तो 15 इयर्स से आ रही हूँ यहाँ पर। सबसे ओल्ड है। तो आप सब सारे लोगों के लिए यहाँ प्रेरणा है। मैं इंस्पिरेशन हूँ सबको। आप बताएंगे आप कब से कर रहे हैं? 1 ईयर हुआ है मेरे लिए, लेकिन जब से आ रही हूँ, जब से मतलब इतना फ्रेशनेस लगता है कि अलग ही लगता है पूरा दिन जुम्बा करने से। तो देखा आपने कि सब ने कितना अच्छे से जुम्बा किया, और फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आप जुम्बा कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए डीडी मध्य प्रदेश पर। तो दर्शकों, ये तो थी शैली जिन्होंने हमें जुम्बा एक्सपर्ट से मिलवाया और बताया कितना एक्साइटिंग होता है जुम्बा। अब दर्शकों, एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय, महिलाओं में सही खान पान। बहुत ही खास विषय है ये, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं घर की, वो अपने खाने का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं। और आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर अर्चला ननहोरिया जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अर्चला जी। थैंक यू सो मच। अर्चला मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि जो महिलाएं घर की होती हैं वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन जब उनके सेहत की बात होती है, उनके खान पान की बात होती है, तो अपने खान पान का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। तो क्या वजह है ये, और किस प्रकार से कुछ चीज़ों का तो उनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं ज़्यादातर अपने परिवार का ध्यान रखती हैं और अपने आप को भूल जाती हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सबसे पहले अपने आप का ध्यान रखें। अपने आप को फिट रखेंगी तभी वो अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी। तो उतना ही ज़रूरी है अपना ध्यान रखना जितना कि वो अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। इसके लिए उन्हें अपने फूड में, अपने खाने में वो सारे कंपोनेंट्स जो सारा न्यूट्रिशन उनकी डाइट में शामिल हो, इस बात का उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उनके लिए ज़रूरी है? क्या एक रूटीन, प्रॉपर रूटीन होना चाहिए खान पान का एक महिला का? खान पान का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। उनकी डाइट में उन्हें वो सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, इन सब का प्रॉपर प्रपोर्शन में इनटेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट कुछ ना कुछ देता है बॉडी को। हर एक कंपोनेंट बॉडी के लिए ज़रूरी है, एनर्जी के लिए ज़रूरी है। तो जब वो प्रॉपर बैलेंस में रहेगा, कोई भी एक कंपोनेंट का ज़्यादा होना या कम होना उनके लिए हर एक डिज़ीज़ का वेलकम करना होता है। हर एक डिज़ीज़ को वो स्वागत करेंगे, तो वो हर एक डिज़ीज़ से प्रोटेक्शन बना रहे, उससे बचाव हो रहे उनका, उसके लिए उन्हें जितने 6 कंपोनेंट मैंने बताए वो सब प्रपोर्शन में लेना बहुत ज़रूरी है। और जितना अपना ध्यान रखना है उतना ही उनको अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो जो भी खाना वो बना रही हैं उनमें उनको ध्यान रखना है कि वो जो भी इनटेक उनका बन रहा है, जो भी वो लंच बना रहे हैं या परिवार के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बराबर हो, विटामिन्स बराबर हो, फैट भी बहुत ज़रूरी है लेना, फैट बराबर हो, उसमें पानी की मात्रा बराबर हो, मिनरल्स भी होना चाहिए। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक रेशो में, एक बराबर अनुपात में बॉडी में इनटेक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अच्छा मैम, आपने सही बात कही है कि हर चीज़ ज़रूरी है। मैम, एक आम महिला जो हमें सुन रही होगी वो इतना नहीं समझ पाते कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स क्या है, कैसे खान पान होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए। क्योंकि जो महिला होती है अपने बच्चे को जब खाना खिलाती है तो अगर वो खाना छोड़ देता है तो वही खाकर हो जाता है, वो ये नहीं देखती कि शरीर की ज़रूरत क्या है। तो एक डाइट प्लान आपसे जानना चाहेंगे, एक आम महिला को क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए? डाइट प्लान की बात करें तो बहुत अच्छा सवाल किया है। महिलाओं में एक चीज़ माइंड में ये हमेशा रहती है कि कहीं मेरा वेट भी ना बढ़ जाए। बिल्कुल, है ना। तो वो सोचते हुए अपने आप में वो खाना कम कर देती हैं कि मैं ज़्यादा ना खाऊं, या बच्चे ने जितना प्लेट में छोड़ा उतना खा लिया, बस उतना सफिशिएंट है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, उतना खाना बॉडी को फुल स्ट्रेंथ नहीं देता है। जो ब्रेकफास्ट में लेना है, ब्रेकफास्ट को कहते हैं वो किंग ऑफ मील होना चाहिए ब्रेकफास्ट। लंच भी प्रॉपर मात्रा में लेना है,
डिनर की क्वांटिटी कुछ कम की जा सकती है, डिनर स्किप करने के बजाय डिनर में कुछ रिप्लेसमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन खाने की क्वांटिटी या कोई भी चीज़ को मिस बिल्कुल नहीं करना है होता है। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ब्रेकफास्ट फुल ऑफ न्यूट्रिशियस होना चाहिए, कि बहुत इजीली प्रिपेयर हो सकता है। स्प्राउट्स ले सकते हैं, थोड़ा चना की क्वांटिटी मिक्स कर सकते हैं, कुकम्बर ऐड कर सकते हैं, उसमें बीटरूट डाल दिया, गाजर डाल दिया, तो वो इजी टू प्रिपेयर है और फुल न्यूट्रिशन उसमें, पूरा प्रोटीन इनटेक उसमें उसको महिला को मिलेगा। रही बात डाइट शेड्यूल की, तो वो कुछ एज अकॉर्डिंग बच्चों में डाइट का शेड्यूल इनटेक कितना कैलोरी इनटेक होना चाहिए वो डिफरेंट होगा। एक वयस्क महिला में या डिलीवरी फेज़ में उसका डाइट शेड्यूल अलग होगा, मेनोपॉजल एज में डाइट शेड्यूल डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपना डाइट शेड्यूल माइंड में रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात की। हम विस्तार से उस पर भी बात करेंगे। जो घर की बच्चियां बड़ी होती हैं और प्यूबर्टी एज आता है, तब भी एक विशेष न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है शरीर में। किस प्रकार से उनका ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ खान पान में ऐड करना चाहिए? बच्ची जब बड़ी होती है उस समय उनका प्यूबर्टी एज होता है, और प्यूबर्टी एज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। तो और बॉडी ग्रोथ का बिल्कुल वही टाइम होता है, बॉडी के ऑर्गन डेवलप होने का, बॉडी ग्रोथ होने का, बोन्स में बोन्स के डेवलपमेंट का, उनका हाइट, बिल्ट, मसल्स उसी एज में बहुत ग्रोथ करती हैं। तो उस समय स्पेशली खान पान में आयरन प्रॉपर इनटेक होना चाहिए। अब आयरन लेने के लिए बच्चियों को गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, गिलकी, सैलेड की बात मैंने बताई, गाजर, बीटरूट में बहुत गाजर, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो ये प्रॉपर मात्रा में इनटेक होना चाहिए। उसके साथ प्रोटीन इनटेक बराबर चाहिए। प्रोटीन में हो सकता है दालें हो गई, पनीर, टोफू, ये सब चीज़ें प्रॉपर मात्रा में चाहिए। उसके अलावा फ़ैट इनटेक भी बच्चे को चाहिए, कि उसमें बटर, घी, इस सब का भी प्रॉपर मात्रा में इनटेक ज़रूरी है। तो और साथ में मिनरल्स भी ज़रूरी है। आजकल जैसे इस सीज़न में वाटरमेलन, मेलन बहुत आ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है मिनरल इनटेक के लिए। और नेक्स्ट एक बहुत कंपोनेंट है जिसको हम माइंड में नहीं रखते हैं, वो है इम्पॉर्टेंट पानी। पानी का इनटेक भी हमें एनर्जी देता है, और जो वाटर का एक प्रॉपर रेशो है वो 20 kg वेट पर 1 kg वाटर इनटेक होना चाहिए। तो हमारा जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग हमें रेशो माइंड में रखना चाहिए, कि अगर 60 kg हमारा वेट है तो हमें 3 लीटर पानी पर डे लेना है, 70 है तो 3.5 लीटर पानी लेना है। तो वाटर भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम बाकी मिनरल्स की, बाकी कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, अच्छी बात बताई आपने कि जो बच्चियां होती हैं जो प्यूबर्टी एज को रीच कर रही हैं, उनको खान पान का विशेष ध्यान रखना है। हरी पत्तेदार सब्जियां और पानी बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, ये जो प्रॉब्लम एक देखी जा रही है ज़्यादातर, कि जंक फूड की तरफ ज़्यादा रुझान है, खासकर जो युवती होती हैं या बच्चियां होती हैं, उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता है, और उसी के कारण ये जो हेल्दी फूड है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, उससे उनका रुझान कम हो गया है। उससे कई सारी और समस्याएं भी होती हैं। उन बच्चियों के लिए क्या कहेंगे आप? जंक फूड का अट्रैक्शन है, लेकिन वो प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। वो टेस्ट और अट्रैक्शन शो कर रहा है कुछ चीज़ों में, वहाँ फ़ैट ज़्यादा इंटेक हो रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी इंटेक हो रहा है, लेकिन वहाँ सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो वो और एक लिमिट तक वो उतना फ्रेश भी नहीं होगा। तो वो चीज़ बॉडी में न्यूट्रिशियस डाइट में वो हम नहीं कह सकते, वो एनर्जी नहीं दे रही, वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि उस एज में कैल्शियम की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ग्रोथ प्रॉपर होनी है, बोन्स को भी ग्रोथ करना है, बोन्स को स्ट्रेंथ चाहिए, तो कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी तभी होता है जब विटामिन डी
प्रॉपर मात्रा में मिलता है। अगर अपन कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं, मदर को भी ये लगेगा कि मैं प्रॉपर डाइट दे रही हूँ, लेकिन उसके इम्पैक्ट नहीं लग रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रॉपर विटामिन डी बॉडी में नहीं मिलेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बोन्स उतनी ही वीक रहेंगी, कैल्शियम का इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छा मैम। दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं पर्यटन, जहां पर हम आपको अमरकंटक लेकर चलेंगे। चर्चा हमारी जारी रहेगी। हम बात कर रहे हैं महिलाओं में सही खान पान के बारे में, और उससे पहले आइए चलते हैं अमरकंटक। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई, इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कि जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के पश्चात वो ऋषिकेश गए, वहाँ पर कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ महादेव कहलाए। तत्पश्चात वो शांति की खोज में निकले। चलते चलते ये मैकल पर्वत कहलाता है, यहाँ पर आकर उनको शांति मिली। तो शिव पीर मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध संपत्ति राशि, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू किया। और उसी समय ऐसी जनश्रुति है, शंकराचार्य ने लिखा कि अहो मृतम सुनम सुतम महेश के से जातते कि राजसूत वाढ़वे सुपंडित सटेन थे। शंकर की जटाओं से ऐसी जनश्रुति है कि शंकर की जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होके बहा, वो नर्मदा कहलाई। तो दर्शकों, ये तो था अमरकंटक, और अब हम बात करेंगे महिलाओं में सही खान पान के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर अचला जी हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। अचला जी, जब हम युवतियों की बात करते हैं, युवतियों जो कि आजकल वर्किंग वीमेंस भी हैं, वर्किंग वीमेंस के साथ साथ फिर उनकी शादी भी होती है, उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तब उन्हें किस प्रकार का खान पान करना चाहिए? इंटरमीडिएट फास्टिंग का ज़माना है, उसका आपने जैसा कि बताया कि स्लिम ट्रिम रहने के चक्कर में खाना कम खाती हैं। खाना कम तो खाती हैं, कई लोग तो छोड़ भी देते हैं और प्रोटीन पाउडर्स पर आ जाते हैं।
तो उनके बारे में बताइए कि युवतियों को किस प्रकार से अपना ध्यान रखना चाहिए, और इंटरमीडिएट फास्टिंग और जो प्रोटीन पाउडर्स आजकल जो चलन है, क्या वो सही है? बिजी लाइफस्टाइल वर्किंग वुमेन्स के लिए बहुत इजी रेसिपी भी होती हैं जो कम टाइम टेकिंग है, लेकिन डाइट को कम कर देना या फास्टिंग रहना ये सॉल्यूशन नहीं है। वो बहुत सारी सिम्टम्स, बहुत सारी बीमारियों का वेलकम करेगा। तो खान पान के साथ में भी अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन स्किप करना, खाना नहीं खाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल है और सब चीज़ें डाइट पे ही डिपेंड नहीं होती। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, वर्किंग वुमेन है उसके माइंड में ऑफिस का काम भी है, घर का भी माइंड में है, बच्चों के लिए भी है, सब कुछ है। तो इतने सारे फैक्टर माइंड में होने के साथ में वो स्ट्रेस में चलेगी, है ना, वो लेडी स्ट्रेस में चलेगी, और स्ट्रेस इज़ द वन ऑफ द कॉज जो कि हर चीज़ को वेलकम करेगा। वो वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्ट्रेस प्री डायबिटिक फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, आपका ब्रेथलेसनेस, आपके कार्डियक हार्ट पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो स्ट्रेस जो है वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिज़ोन नाम का एक हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है। ये कॉर्टिज़ोन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके शुगर लेवल को इम्बैलेंस करने के लिए, और आप प्री डायबिटिक फेज़ में कब पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और आजकल ऐसे केसेस सामने दिख रहे हैं जो यंग एज में और बच्चों में भी डायबिटिक सिम्टम्स मिल रहे हैं। उसका इम्पॉर्टेंट कॉज है कि मेंटल स्ट्रेस में रहना। तो वो जो कॉर्टिज़ोन नाम का हार्मोन रिलीज़ हो रहा है वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इस स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में योगा या मेडिटेशन को ऐड करना होगा अलोंग विथ डाइटरी हैबिट्स। तो जो डाइट की हैबिट्स हैं वो, जैसे कि मैंने कहा कि खान पान के साथ में भी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको खाना स्किप करना है या नहीं खाना है, रिप्लेस कर सकते हैं। आपको जंक फूड पे नहीं आना है, पैक्ड फूड नहीं लेना है। इसके रिप्लेसमेंट में आप घर की बनी हुई इजी रेसिपी के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्टली मैंने ब्रेकफास्ट की बात करी थी, स्प्राउट या चना या उसमें सैलेड ऐड करके, उसमें भी उतना ही टेस्टी और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ में उस ब्रेकफास्ट को आप प्रिपेयर कर सकते हो, और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। अब रही नेक्स्ट लंच की बात, तो लंच में भी फुल ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी होनी चाहिए, और थोड़ा सा राइस भी हो, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए डाइट में, फैट भी चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर चाहिए, कर्ड होना चाहिए। तो अगर आप बहुत वर्किंग है और बहुत अपने डाइट शेड्यूल में बहुत वैरायटीज़ नहीं कर सकते, तो आप इस ही लंच थाली को, आपकी इस लंच थाली में बहुत इजी तरीके से सारे कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने एक दाल प्रिपेयर करी, वो फुल ऑफ प्रोटीन एक कंपोनेंट है, उसको और भी आपको टेस्टी भी बनाना है और प्रोटीन इंटेक डबल करना है, तो आप कुछ क्यूब्स पनीर के कुछ क्यूब्स उस दाल में ऐड कर सकते हैं। तो वो डबल आपका प्रोटीन इंटेक की बात कर रहा है, और वो कोई टाइम टेकिंग नहीं है। सिंपल दाल प्रिपेयर करिए, उसमें 4-5 क्यूब्स आपने पनीर के ऐड कर दिए, तो वो आपका पनीर इंटेक हो गया, आपका उसमें प्रोटीन इंटेक हो गया। साथ में आपकी हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डेली आप चेंज करके अपनी लंच थाली में ऐड कर सकते हैं। एक दिन आपने हरी पत्तेदार सब्जी बनाई, गोभी, पालक और पत्ता गोभी हो गई, आपका फ्रेंच बीन्स हो गया, गाजर हो गया, तो इस तरह से चेंज करके आप बिल्कुल लंच थाली को। अर्चला मैम की आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, और हमें हमारे थाली में सब कुछ शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं अपने खाने का ध्यान नहीं देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्चला जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को बताई। उसके लिए दर्शकों उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।